Today we will discuss economics PYQ of 2025 for UPSC Civil Services Examination. लास्ट ईयर यूपीएससी ने प्रीलिम्स में इकोनॉमिक सब्जेक्ट से 15 क्वेश्चन पूछे थे। इन सभी क्वेश्चंस का डिटेल एनालिसिस इस सेशन के अंदर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, विद रेफरेंस टू इन्वेस्टमेंट कंसीडर द फॉलोइंग: बॉन्ड्स, हेज फंड, स्टॉक, वेंचर कैपिटल। हाउ मेनी ऑफ द अबव आर ट्रीटेड एट अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड? इनमें से कौन कौन अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के अंदर आते हैं? बॉन्ड्स अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के अंदर नहीं आता है। हेज फंड अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के अंदर आते हैं। स्टॉक नहीं आता है। वेंचर कैपिटल आता है। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड क्या होते हैं? सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट है। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होते हैं जो कि ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट के अंडर नहीं आते हैं, सच बॉन्ड, स्टॉक, कैश। बॉन्ड, स्टॉक और कैश जो होते हैं वो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट फंड है। जो इन्वेस्टमेंट फंड इस कैटेगरी में नहीं आते हैं वो सभी इन्वेस्टमेंट फंड अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड होते हैं। तो लेट्स डिस्कस द डिटेल ऑफ दिस क्वेश्चन। Alternative investment fund, private investment fund that do not fall under traditional category like stock, bond और cash। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फंड होते हैं जो कि ट्रेडिशनल कैटेगरी लाइक स्टॉक, बॉन्ड और कैश के अंडर नहीं आते हैं। दे आर फॉर हाई नेट वर्थ इन्वेस्टर एंड हैव डिफरेंट रेगुलेशंस। व्हाट इज अ बॉन्ड? बॉन्ड इज एज अ लोन सर्टिफिकेट। बॉन्ड एक तरह का लोन सर्टिफिकेट होता है। फॉर एग्जाम्पल, when you buy a bond, you are lending money to the government or a company. In return, they give you a paper saying, I will you pay back rupees 100 in 10 years plus rupees 7 every year as interest. सपोज आपने एक बॉन्ड बाय किया, इट मीन्स आप गवर्नमेंट या कंपनी को मनी लैंड कर रहे हो। रिटर्न में आपको एक पेपर गिवन किया जाएगा जिसके ऊपर लिखा होगा आई विल पे यू बैक योर रुपीज 100 फॉर 10 ईयर्स। आपने जितना मनी गिवन किया एंड आपने जितने टाइम पीरियड के लिए मनी गिवन किया उस पर कितना इंटरेस्ट मिलने वाला है उससे रिलेटेड एश्योरेंस एक पेपर पर आपको गिवन किया जाएगा। व्हाई दे आर नॉट AIFS? बॉन्ड्स अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड क्यों नहीं होते हैं? बॉन्ड आर कंसिडर्ड ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट बिकॉज बॉन्ड जो होते हैं, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, बॉन्ड ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट होते हैं। दे आर स्टैंडर्ड फाइनेंशियल एसेट्स अवेलेबल टू द जनरल पब्लिक। ये स्टैंडर्ड फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं जो कि जनरल पब्लिक के लिए अवेलेबल होते हैं। सो बॉन्ड इज नॉट एन AIF अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। सेकंड ऑप्शन, हेज फंड्स। हेज फंड्स अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड होते हैं। What they are: private investment pool that use complex strategies like hedging to earn high return, often taking high risk. Why they are AIFs? They are alternative because they do not follow the usual rules of mutual fund and are limited to sophisticated investors. In India, under SEBI, these fall under category third AIFs. Hedge fund is an alternative investment fund. यही वजह है कि hedge fund जो होते हैं वो alternative investment fund होते हैं। थर्ड ऑप्शन है स्टॉक। स्टॉक ट्रेडिशनल कैटेगरी का पार्ट है। व्हाट दे आर: शेयर रिप्रेजेंटिंग ओनरशिप इन अ कंपनी। किसी भी कंपनी के अंदर ओनरशिप को रिप्रेजेंट करने वाले शेयर होते हैं स्टॉक। व्हाई दे आर नॉट AIF? लाइक बॉन्ड्स, स्टॉक आर द मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ ट्रेडिशनल इक्विटी इन्वेस्टमेंट। दे आर ट्रेडेड ऑन पब्लिक स्टॉक एक्सचेंज। बॉन्ड की ही तरह स्टॉक भी ट्रेडिशनल इक्विटी इन्वेस्टमेंट का बेसिक फॉर्म है और ये पब्लिक स्टॉक एक्सचेंज लाइक NSE, BSE के अंदर ट्रेड किए जाते हैं। तो स्टॉक इज नॉट एन अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। यही वजह है कि स्टॉक अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के अंदर काउंट नहीं किए जाते हैं। फोर्थ ऑप्शन, वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड का पार्ट है। व्हाट दे आर: मनी प्रोवाइडेड बाय इन्वेस्टर्स टू स्टार्टअप और स्मॉल बिजनेस दैट हैव लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल। वेंचर कैपिटल वो मनी होती है जो कि इन्वेस्टर्स के द्वारा स्टार्टअप्स या स्मॉल बिजनेसेस के लिए गिवन की जाती है और लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल इसका होता है। व्हाई दे आर AIF अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड? ये क्यों है? दिस इज अ नॉन ट्रेडिशनल वे ऑफ इन्वेस्टिंग। ये इन्वेस्टिंग का एक नॉन ट्रेडिशनल वे है। इंस्टेड ऑफ बाइंग शेयर्स ऑन अ पब्लिक मार्केट यू आर पुटिंग मनी डायरेक्टली इनटू अ प्राइवेट स्टार्टअप। इन इंडिया दीज फॉल अंडर कैटेगरी फर्स्ट AIF. So venture capital is an AIF. Next question. Which of the following are the resource of income for the Reserve Bank of India?
यहाँ पर 5 ऑप्शंस गिवन है, इनमें से कौन-कौन रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए इनकम सोर्स है? नंबर 1, बाइंग एंड सेलिंग गवर्नमेंट बॉन्ड्स। यस, गवर्नमेंट बॉन्ड्स का अगर बाय किया जाता है, सेल किया जाता है, ये आरबीआई के लिए इनकम का सोर्स हो सकता है। सेकंड, बाइंग एंड सेलिंग फॉरेन करेंसी। यस, फॉरेन करेंसी का अगर बाइंग एंड सेलिंग किया जाता है आरबीआई के द्वारा, देन ये भी आरबीआई के लिए इनकम सोर्स हो सकता है। थर्ड, पेंशन फंड मैनेजमेंट। नो, ये पेंशन से रिलेटेड मैनेजमेंट आरबीआई का वर्क नहीं है, सो दिस इज रॉन्ग। फोर्थ, लैंडिंग टू प्राइवेट कंपनीज। प्राइवेट कंपनीज को लैंडिंग करने का वर्क नहीं है आरबीआई का, बिकॉज आरबीआई इज द बैंक ऑफ अदर बैंक्स, सो ऑप्शन 4 इज रॉन्ग। ऑप्शन 5, प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग करेंसी नोट्स। आरबीआई जब करेंसी नोट्स को प्रिंट करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, देन इसके थ्रू भी इसको इनकम होता है। सो करेक्ट आंसर 1, 2 एंड 5, इट मीन्स करेक्ट आंसर इज डी। So let's discuss the detail of this question. Buying and selling government bond. First, buying and selling government bonds. How it works? The RBI conduct open market operations where it buy or sell government securities. Income source: the RBI earn interest on the government bond it hold. When it sell them at a profit or earn a coupon payment, it generates significant income. RBI ओपन मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू गवर्नमेंट बॉन्ड्स का बाइंग एंड सेलिंग करता है और इसके थ्रू आरबीआई को प्रॉफिट मिलता है। तो ऑप्शन इज करेक्ट। सेकंड ऑप्शन, बाइंग एंड सेलिंग फॉरेन करेंसी। हाउ इट वर्क? आरबीआई मैनेज इंडिया फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को आरबीआई ही मैनेज करता है। इट बाय एंड सेल फॉरेन करेंसीज लाइक द यूएस डॉलर टू स्टेबलाइज द रुपी। रुपी को स्टेबलाइज करने के लिए आरबीआई फॉरेन करेंसीज को बाय कर सकता है, सेल कर सकता है। Income source: it earn interest on foreign sovereign bond and gain from the spread and currency valuation changes. So second option is also correct. Third option, pension fund management. Pension fund in India are typically managed by the Pension Fund Regulatory and Development Authority and various designated fund managers. इंडिया में पेंशन फंड टिपिकली पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। आरबीआई इज द सेंट्रल बैंक एंड रेगुलेटर ऑफ बैंकिंग सिस्टम। आरबीआई का पेंशन फंड से कोई कनेक्शन नहीं है, बिकॉज आरबीआई एक सेंट्रल बैंक है एंड इंडियन बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इट डज नॉट एक्ट एज अ कॉमर्शियल पेंशन फंड मैनेजर फॉर द पब्लिक। सो थर्ड ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। Fourth option, lending to private companies. The RBI is often called the bankers bank. RBI bankers का बैंक होता है. It lend to commercial bank like SBI, HDFC, etc. and the government. RBI अदर बैंक एंड गवर्नमेंट के लिए लैंडिंग का वर्क करता है। इट नेवर लैंड डायरेक्टली टू प्राइवेट इंडिविजुअल्स और प्राइवेट कंपनीज। डायरेक्टली प्राइवेट इंडिविजुअल्स या प्राइवेट कंपनीज के लिए लैंडिंग नहीं करता है। दैट इज द जॉब ऑफ द कॉमर्शियल बैंक या अदर कॉमर्शियल बैंक का जॉब होता है। सो ऑप्शन 4 इज इनकरेक्ट। ऑप्शन 5, प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग करेंसी नोट्स। दिस रिलेट टू अ कंसेप्ट कॉल्ड सेग्नोरेज। सेग्नोरेज कंसेप्ट के साथ ये रिलेट है। इनकम सोर्स: Stagnorage is the difference between the face value of money and the actual cost of printing. मनी को प्रिंटिंग करने का कॉस्ट और उसका फेस वैल्यू के बिटवीन जो डिफरेंस होता है, दिस इज नोन एज स्टैग्नोरेज। दिस प्रॉफिट बिलोंग टू द आरबीआई। ये जो प्रॉफिट होता है ये आरबीआई के पास होता है। इट मीन्स अगर आरबीआई ने 500 रुपीज का नोट प्रिंट किया है और इस नोट को बनाने के लिए आरबीआई को रुपीज 100 का कॉस्ट आया, देन 400 रुपीज का प्रॉफिट आरबीआई को होगा। सो ऑप्शन 5 इज ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, consider the following statement. The Reserve Bank of India mandated all the listed companies in India to submit a business responsibility and sustainability report. Reserve Bank of India कंपनीज के लिए किसी भी टाइप का यहाँ पर मैंडेट गिवन नहीं कर सकता है, बिकॉज ये सेबी का वर्क है और इस स्टेटमेंट के अंदर लिखा हुआ है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिस्टेड कंपनीज के लिए बीआरएसआर बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट सबमिट करने के लिए मैंडेट करता है। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सेकंड स्टेटमेंट, इन इंडिया अ कंपनी सबमिटिंग अ बीआरएसआर मेक डिस्क्लोजर इन द रिपोर्ट दैट आर लार्जली नॉन फाइनेंशियल इन नेचर। इंडिया में
कंपनी जब BRSR बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट डिस्क्लोज करते हैं, तो इस रिपोर्ट के अंदर स्पेशली नॉन फाइनेंशियल नेचर के कुछ प्रोविजंस होते हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है एंड बिजनेस रिस्पॉन्ड एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए इन कंपनी ने क्या क्या इनिशिएटिव टेकिंग किए, ये मेनली नॉन फाइनेंशियल नेचर के होते हैं। सो स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट, सो द करेक्ट आंसर इज बी, टू ओनली। So let's discuss the detail of this question. Statement 1 incorrect. While BRSR is mandatory for the top 1000 listed companies, it is mandatory by SEBI, not the RBI. इंडिया के टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज के लिए BRSR मैंडेटरी है और ये सेबी के द्वारा मैंडेट किया जाता है, ना कि आरबीआई के द्वारा। सेबी में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। द आरबीआई रेगुलेट बैंक्स व्हाइल सेबी रेगुलेट लिस्टेड कंपनीज। आरबीआई ओनली बैंक को रेगुलेट करता है, जबकि सेबी लिस्टेड कंपनीज को रेगुलेट करता है। स्टेटमेंट 2 करेक्ट। BRSR focus on ESG, environment, social and governance factor such as how a company treat the environment or its workers. BRSR जो रिपोर्ट होती है, इसका मेन फोकस ESG, इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस फैक्टर के ऊपर होता है। इट मीन्स इसके अंदर ये देखा जाता है कि कंपनी एनवायरनमेंट और इट्स वर्कर्स को कैसे ट्रीट करती है। दीज आर इंडेड नॉन फाइनेंशियल डिस्क्लोजर, इंडेड या नॉन फाइनेंशियल नेचर के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 इन इंडिया income from allied agricultural activities like poultry farming and wool rearing in rural areas is exempted from any tax. इनकम फ्रॉम एलिड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, पोल्ट्री फार्मिंग, ये सब पोल्ट्री फार्मिंग एंड वुल रियरिंग, ये सब एग्रीकल्चरल एलाइड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज हैं और स्टेटमेंट के अंदर लिखा हुआ है कि ये टैक्स से एग्जम्प्टेड है, बट ऐसा नहीं है। ओनली एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ही टैक्स से एग्जम्प्ट है। अलाइड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज जिनसे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, ये टैक्स से एग्जम्प्टेड नहीं है। सो स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग। स्टेटमेंट सेकंड, in India, rural agriculture land is not considered capital assets under the provision of the Income Tax Act 1961. Yes, this statement is true. इंडिया में रूरल एग्रीकल्चर लैंड इनकम टैक्स एक्ट 1961 के प्रोविजन के अकॉर्डिंग कैपिटल एसेट्स कंसिडर नहीं किया जाता है। दिस इज ट्रू। सो करेक्ट आंसर इज डी। स्टेटमेंट 1 इज नॉट करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। सो लेट्स डिस्कस द डिटेल ऑफ दिस क्वेश्चन। स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट। Under the Income Tax Act 1961, agriculture income is exempt from tax. इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग ओनली एग्रीकल्चर इनकम को ही टैक्स से एग्जेम्प्ट किया गया है। बट इनकम फ्रॉम एलिड एक्टिविटी लाइक पोल्ट्री फार्मिंग और वुल रियरिंग इज जनरली ट्रीटेड एज बिजनेस इनकम एंड इज नॉट एग्जेम्प्ट एज एग्रीकल्चर इनकम। अलाइड एक्टिविटीज सच एज पोल्ट्री फार्मिंग एंड वुल रियरिंग, क्योंकि ये बिजनेस इनकम की तरह ट्रीट किए जाते हैं और एग्रीकल्चर इनकम की तरह इन्हें टैक्स से एग्जम्प्ट नहीं किया गया है। दैट इज वाई स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। स्टेटमेंट 2 करेक्ट। इन इंडिया, रूरल एग्रीकल्चर लैंड इज स्पेसिफिकली included from the definition of a excluded from the definition of a capital assets under section 214 of the Income Tax Act 1961. रूरल इंडिया में रूरल एग्रीकल्चर लैंड जो है वो कैपिटल एसेट्स, जो कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर जो डेफिनेशन गिवन है कैपिटल एसेट्स का, उस डेफिनेशन से इस रूरल एग्रीकल्चर लैंड को एक्सक्लूड किया गया है। दिस मीन्स इट्स सेल डज नॉट अट्रैक्ट कैपिटल गेन्स टैक्स। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर किसी रूरल एग्रीकल्चर लैंड को सेल किया जाता है, देन उस पर किसी टाइप का टैक्स इम्पोज नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। In India, India has joined the Mineral Security Partnership as a member. इंडिया ने मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप ज्वाइन किया है। यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। सेकंड, इंडिया इज अ रिसोर्स रिच कंट्री इन ऑल द 30 क्रिटिकल मिनरल दैट इट हैज आइडेंटिफाइड। इंडिया ने 30 क्रिटिकल मिनरल्स आइडेंटिफाई किए हैं, बट इंडिया रिसोर्स रिच कंट्री नहीं है। सो स्टेटमेंट सेकंड इज रॉन्ग। Statement third, the Parliament in 2023 has amended the Mines and Mineral Act 1957, empowering the central government to exclusively auction mining lease and complete license for certain critical minerals
2023 में इंडिया ने माइंस एंड मिनरल एक्ट 1957 के अंदर कुछ अमेंडमेंट किए और इन अमेंडमेंट के अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट को माइनिंग लीज ऑक्शन से रिलेटेड पावर दी, साथ ही सर्टेन क्रिटिकल मिनरल्स से रिलेटेड लाइसेंसिंग पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दी। यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। So correct answer is C, 1 and 3 only. So let's discuss the detail of this question. Statement 1 correct. India officially joined the Mineral Security Partnership in 2023. 2023 में इंडिया ने Mineral Security Partnership join किया. This is a US-led collaboration aimed at securing supply chain for critical minerals like lithium, cobalt, and nickel, essential for clean energy technology. मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप ये एक यूएस लीड कोलैबोरेशन है जिसका मेन एम क्रिटिकल मिनरल्स लाइक लिथियम, कोबाल्ट एंड निकेल के सप्लाई चेन को सिक्योर करना है। क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज के लिए ये क्रिटिकल मिनरल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट सेकंड इनकरेक्ट। While India has identified 30 minerals as critical for its economic development and national security, it is not resource rich in all of them. इंडिया ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट और नेशनल सिक्योरिटी के लिए अबाउट 30 मिनरल्स को क्रिटिकल मिनरल्स आइडेंटिफाई किया है, बट हमारे कंट्री में इन रिसोर्स का रिजर्व बहुत ज़्यादा नहीं है। इंडिया इज हाईली डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्ट फॉर मैनी ऑफ दीज मिनरल्स। बहुत सारे मिनरल्स के लिए इंडिया अदर कंट्रीज पर डिपेंड है, सच एज लिथियम, निकेल एंड कोबाल्ट। लिथियम सबसे ज़्यादा चाइले में होता है, निकेल सबसे ज़्यादा इंडोनेशिया में होता है, कोबाल्ट सबसे ज़्यादा डीआरसी में होता है। दैट इज वाई जॉइनिंग पार्टनरशिप लाइक द एमएसपी इज सो वाइटल। Statement third correct. The Mines and Mineral Amendment Act 2023 specifically empowered the central government to exclusive auction mining lease and composite license for 24 critical and strategic minerals. Previously, state government handled many of these auctions, but 2023 amendment centralized the process to ensure a steady supply for national strategic interest. 2023 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने माइंस एंड मिनरल अमेंडमेंट एक्ट 2023 पास किया और इस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट को माइनिंग लीज ऑक्शन से रिलेटेड एंड लाइसेंसिंग क्रिटिकल मिनरल के लाइसेंसिंग से स्पेशली 24 क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल के लाइसेंसिंग से रिलेटेड पावर खुद टेकिंग किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने। प्रीवियसली ये पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास हुआ करते थे। इट मीन्स 2023 अमेंडमेंट ने इस प्रोसेस को सेंट्रलाइज करने का वर्क किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Statement 1. As regards return from an investment in a company, bondholders are considered to be relatively at lower risk than stakeholders. किसी भी कंपनी में अगर इन्वेस्टमेंट किया गया है, देन बॉन्ड होल्डर्स जो होते हैं वो स्टॉक होल्डर्स के कंपेयर में लेस रिस्क रखते हैं। यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। इसका मीनिंग ये हुआ बॉन्ड होल्डर्स वो लोग होते हैं जो कि ओनली मनी लैंड करते हैं किसी भी कंपनी के पास, जबकि स्टॉक होल्डर कंपनी के ओनरशिप में शेयर रखते हैं। तो बॉन्ड होल्डर्स को यहाँ पर रिस्क कम होता है, जबकि स्टॉक होल्डर्स को रिस्क ज़्यादा होता है। स्टेटमेंट 2. बॉन्ड होल्डर आर lenders to a company whereas stockholders are its owner. Yes, this statement is also true. Statement 3. For repayment purpose, bondholders are prioritized over stockholders by a company. Yes, this statement is also true. So correct answer A. Both statement second and third are correct and both of them explain statement 1. So let's discuss the detail of this question. Statement 1 correct. Bondholders have a lower risk because they are entitled to fixed interest payment regardless of whether the company make a profit or loss. Stakeholders only receive dividend if the company is profitable, making their return more volatile and risky. Statement second is correct. When you buy a bond, you are essentially giving a loan to the company. Hence, you are a creditor. You are when you buy a stock, you are buying a portion of the company's equity, making you an owner. जब भी आप कोई बॉन्ड बाय करते हो, एसेंशियली यू कंपनी को लोन गिवन कर रहे हो और आप एक क्रेडिटर हो। एंड व्हेन यू बाय स्टॉक, जब आप स्टॉक बाय कर रहे हो, देन आप कंपनी की इक्विटी में एक पोर्शन बाय कर रहे हो। इट मीन्स आप कंपनी के ओनर बन रहे हो।
एंड स्टेटमेंट 3, in terms of order of payment, bond holders are priority creditors. If a company goes bankrupt or liquidated, it must pay off its debt to lenders first before any remaining money can be distributed to the owners. अगर कंपनी बैंकरप्ट या लिक्विडेट हो जाती है, देन सबसे पहले बॉन्ड होल्डर्स को रिपेमेंट किया जाता है, उसके बाद ही स्टॉक होल्डर्स को मनी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। दिस प्रायोरिटी इन प्रीपेमेंट इज अनदर रीजन व्हाई बॉन्ड होल्डर्स आर एट लोअर रिस्क देन स्टॉक होल्डर्स। Next question. Consider the following statement. Statement 1. India account for a very large portion of all equity options contract traded globally, thus exhibiting a great boom. Statement 1 is true. Statement 2. India's stock market has grown rapidly in recent past, even overtaking Hong Kong's at some point of time. This statement is also true because इंडिया का स्टॉक मार्केट रैपिडली ग्रो कर रहा है और हांगकांग को भी इसने अब ओवरटेकिंग कर दिया है। स्टेटमेंट 3, देयर इज नो रेगुलेटरी बॉडी आइदर टू वार्न द स्मॉल इन्वेस्टर्स। स्मॉल इन्वेस्टर्स को रेगुलेट करने के लिए कोई बॉडी नहीं है, ऐसा नहीं है, रेगुलेट की जाती है। सो थर्ड स्टेटमेंट इज ऑलरेडी रॉन्ग। सो विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट? सो करेक्ट आंसर इज ए, वन एंड सेकंड ओनली। So let's discuss the detail of this question. Statement 1 correct. India has indeed become a global lender in equity derivatives trading. The National Stock Exchange of India has consistently ranked as world's largest derivative exchange by the number of contracts traded, particularly in equity options. Statement second is correct. In early 2024, India's stock market capitalization surpassed Hong Kong, making it the fourth largest stock market in the world. इंडिया का स्टॉक एक्सचेंज वर्ल्ड का फोर्थ लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट बन चुका है। दिस रैपिड ग्रोथ रिफ्लेक्ट स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन एंड अ रोबस्ट इकोनॉमिक आउटलुक। स्टेटमेंट 3 इनकरेक्ट। This statement is false because the Security and Exchange Board of India is primary regulatory body that actively warn investors about the high risk of option trading. SEBI also take strict action against unregistered financial advices and mandate risk disclosure for all derivatives traders. Next question. Consider the following statement. Statement 1. Capital receipt create a liability or cause a reduction in assets of government. Capital receipts गवर्नमेंट के लिए एक लायबिलिटी क्रिएट करती है और एसेट्स में रिडक्शन का कॉज बनती है। यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। सेकंड, बोरिंग एंड डिसइन्वेस्टमेंट आर कैपिटल रिसिप्ट। बोरिंग अगर किया जा रहा है, डिसइन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, ये कैपिटल रिसिप्ट है। यस, कैपिटल रिसिप्ट होंगे बिकॉज अगर बोरिंग कर रही है गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट के ऊपर लायबिलिटी क्रिएट हो रही है। एंड डिसइन्वेस्टमेंट अगर किया जा रहा है तो गवर्नमेंट की एसेट्स डिक्रीज हो रही है। यही वजह है कि बोरिंग एंड डिसइन्वेस्टमेंट कैपिटल रिसिप्ट होगा। थर्ड ऑप्शन, इंटरेस्ट रिसीव ऑन अ लोन क्रिएट अ लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। नो, अगर लोन से इंटरेस्ट मिल रहा है देन ये गवर्नमेंट पर लायबिलिटी नहीं है। सो थर्ड ऑप्शन इज रॉन्ग। व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट? करेक्ट आंसर इज ए, वन एंड सेकंड ओनली। सो लेट्स डिस्कस द डिटेल ऑफ दिस क्वेश्चन। स्टेटमेंट 1 correct. Capital received are those received that either create a financial liability like debt that must be paid back or lead to a reduction in assets like selling shares in a government company. कैपिटल रिसिप्ट गवर्नमेंट के लिए वो रिसिप्ट होती है जो कि गवर्नमेंट के लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रिएट करती हैं और गवर्नमेंट के एसेट्स को रिड्यूस करती हैं। गवर्नमेंट की फाइनेंशियल लायबिलिटी किस तरह से क्रिएट होगी? सच एज डेप्ट दैट मस्ट बी पेड। अगर गवर्नमेंट ने डेप्ट टेकिंग किया और उसको बाद में पेमेंट भी करना है तो ये फाइनेंशियल लायबिलिटी हुआ गवर्नमेंट का। और अगर किसी एसेट्स में रिडक्शन हो रहा है सच एज गवर्नमेंट कंपनी के शेयर गवर्नमेंट सेल कर रही है, इससे गवर्नमेंट के एसेट्स रिड्यूस हो रहे हैं, तो इस तरह के जो रिसिप्ट हैं गवर्नमेंट के, दीज आर नोन एज कैपिटल रिसिप्ट। दिस इज द फंडामेंटल वे टू डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम रेवेन्यू रिसिप्ट। स्टेटमेंट सेकंड करेक्ट। बोरिंग आर कैपिटल रिसिप्ट बिकॉज दे क्रिएट अ फ्यूचर लायबिलिटी टू रिपे द डेप्ट। बोरिंग जो होता है वो कैपिटल रिसिप्ट की कैटेगरी में इसलिए आएगा बिकॉज ये गवर्नमेंट के लिए फ्यूचर लायबिलिटी क्रिएट कर रहा है। Disinvestment, selling government stakes in PSU is a capital received because it result in a reduction of government assets. Statement 3 incorrect. Interest received on a loan given by government is a revenue receipt, not a capital receipt. लोन पर अगर इंटरेस्ट मिला है गवर्नमेंट को
देन ये रेवेन्यू रिसिप्ट है, कैपिटल रिसिप्ट नहीं होगा। इट इज रेगुलर इनकम दैट डज नॉट क्रिएट एनी लायबिलिटी नॉर रिड्यूस एनी एसेट्स। बिकॉज लोन पर जो इंटरेस्ट मिलता है ये गवर्नमेंट की रेगुलर इनकम का पार्ट है और गवर्नमेंट के लिए कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं करता है एंड एसेट्स रिड्यूस नहीं करता है। यही वजह है कि इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन अ लोन जो होता है वो रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर आएगा। द रिकवरी ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ लोन वुड बी अ कैपिटल रिसिप्ट बट द इंटरेस्ट अर्न इज ऑलवेज रेवेन्यू रिसिप्ट। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज है जिसको ध्यान रखना है, अगर प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ लोन अगर रिकवर किया जा रहा है देन ये कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट होगा बिकॉज इससे गवर्नमेंट की एसेट्स रिड्यूस हुई है। एंड अगर इस लोन पर इंटरेस्ट मिल रहा है ये रेवेन्यू रिसिप्ट का पार्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज रुपीज 80,000 crore and the revenue received of the government are rupees 60,000 crore. The government budget also saw borrowings of rupees 10,000 crore and interest payment of rupees 6,000 crore. Which of the following statements are correct? Revenue deficit is rupees 2,000 crore. Fiscal deficit is 10,000 crore. Primary deficit is 4,000 crore. Select the correct answer using the code given below. इस सभी को कैलकुलेट करना होगा उसके बाद ही हम आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो 80,000 करोड़ है एंड रेवेन्यू रिसिप्ट है वो 60,000 करोड़ है। फर्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, रेवेन्यू डेफिसिट इज 20,000 करोड़। यस, रेवेन्यू डेफिसिट जो होगा 20,000 करोड़ ही होगा बिकॉज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसिप्ट का बिटवीन जो डिफरेंस होता है दिस इज नोन एज रेवेन्यू डेफिसिट। तो करेक्ट ऑप्शन 1 इज करेक्ट। सेकंड, फिस्कल डेफिसिट इज 10,000 करोड़। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? जब कोई भी गवर्नमेंट किसी अदर कंट्री से बोरोइंग टेकिंग करती है फिस्कल सिस्टम को बैलेंस करने के लिए, वही फिस्कल डेफिसिट होता है। 10,000 करोड़ ये क्वेश्चन में भी गिवन है, सो सेकंड ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट। प्राइमरी डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट गवर्नमेंट के द्वारा टेकिंग किए गए डेप्ट में से जब इंटरेस्ट पेमेंट मनी माइनस कर देते हैं, इट मीन 10,000 में 6,000 मनी माइनस करेंगे। ये करोड़ में दिया हुआ 10,000 करोड़ में से 6,000 करोड़ अगर माइनस करेंगे तो 4,000 करोड़ होगा। करेक्ट आंसर इज 1 2 3, इट मीन डी इसका सही आंसर होगा। सही सारे ऑप्शंस इसमें सही हैं। नाउ लेट्स डिस्कस द डिटेल ऑफ दिस क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन। रेवेन्यू डेफिसिट, गैप बिटवीन डेली अर्निंग एंड डेली स्पेंडिंग। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? डेली अर्निंग एंड डेली स्पेंडिंग का जो गैप होता है दिस इज नोन एज रेवेन्यू डेफिसिट। फॉर्मूला, रेवेन्यू डेफिसिट इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से जब हम रेवेन्यू रिसिप्ट माइनस करते हैं दिस इज नोन एज रेवेन्यू डेफिसिट। क्वेश्चन में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 80,000 करोड़ था, रेवेन्यू रिसिप्ट 60,000 करोड़ था, इन दोनों का डिफरेंस 20,000 करोड़ आ रहा। सो करेक्ट आंसर इज 20,000, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। सेकंड, फिस्कल डेफिसिट, द टोटल लोन और बोरोइंग द गवर्नमेंट नीड फॉर द ईयर। किसी पर्टिकुलर ईयर के लिए गवर्नमेंट जितना लोन टेकिंग करता है, बोरोइंग करता है, दिस इज नोन एज फिस्कल डेफिसिट concept. Fiscal deficit is essentially the total borrowing required by the government to bridge the gap between the total expenditure and its non-debt receipt. Calculation by definition, fiscal deficit equal to total borrowings. गवर्नमेंट ने टोटल बोरिंग्स जितना किया है वही फिस्कल डेफिसिट होता है। Since the problem explicitly stated borrowing are rupees 10,000 crore, the fiscal deficit is rupees 10,000 crore. Next, primary deficit, the borrowing needed excluding from the burden of past loan. गवर्नमेंट ने जितना बोरोइंग किया है उसमें से कुछ पार्ट पास्ट लोन को पेमेंट करने के लिए इन्वेस्ट कर दिया जाता है। इट मीन्स इन्वेस्ट नहीं, उसको खर्च कर दिया जाता है, बाकी जो मनी बचा वो प्राइमरी डेफिसिट हुआ। क्वेश्चन में हम देख सकते हैं, यहाँ पर पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। प्राइमरी डेफिसिट इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। क्वेश्चन में 10,000 करोड़ फिस्कल डेफिसिट है जबकि इंटरेस्ट पेमेंट 6,000 है, इन दोनों का डिफरेंस 4,000 करोड़ आया। सो प्राइमरी डेफिसिट इज 4,000 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंट्रीज फिस्कल डेफिसिट स्टैंड एट रुपीज 50,000 करोड़। इट इज रिसीविंग रुपीज 10,000 करोड़ थ्रू नॉन डेप्ट क्रेडिट कैपिटल रिसिप्ट।
The country's interest liability are rupees 1,500 crore. What is the gross primary deficit? ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट क्या होगा? हम देख सकते हैं क्वेश्चन में फिस्कल डेफिसिट 50,000 करोड़ गिवन है। फिस्कल डेफिसिट मीन्स जितना गवर्नमेंट ने लोन टेकिंग किया है अपने फाइनेंशियल एक्सपेंसेस को बैलेंस करने के लिए, वो फिस्कल डेफिसिट है। एंड ये 10,000 रुपीज नॉन डेप्ट क्रेडिटिंग कैपिटल से रिसीव कर रहा है, इट मीन्स ये कैपिटल रिसिप्ट है। कंट्रीज इंटरेस्ट लाइबिलिटीज 1500 का है, 500 करोड़ का है। ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट क्या होगा? 50,000 में से 1500 को माइनस करेंगे तो 48,500 इसका आंसर होगा। नाउ लेट्स डिस्कस द डिटेल कैलकुलेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। फिस्कल डेफिसिट 50,000 करोड़, इंटरेस्ट लाइबिलिटीज 1,500 crore. Not on non-debt receipt, the value of rupees 10,000 crore is already accounted for in the fiscal deficit figure provided. So it does not need to be subtracted again. इसको दोबारा subtract करने की जरूरत नहीं है 50,000 में से। Now apply the primary deficit formula. The gross primary deficit measure the government's borrowing need, excluding the burden of interest payment on the past. Gross primary deficit equal to fiscal deficit minus interest liabilities. इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसका हम आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। परफॉर्म द सब्ट्रैक्शन 50,000 crore minus 1,500 crore equal to 48,500 crore. Fiscal deficit 50,000. This is the total new loan the country is taking this year. इस क्वेश्चन में फिस्कल डेफिसिट 50,000 करोड़ है। इट मीन्स ये टोटल न्यू लोन मनी है जिसको इस ईयर टेकिंग किया जाना है। इंटरेस्ट रुपीज 1,500 करोड़, दिस इज द पार्ट ऑफ दैट लोन यूज जस्ट टू पे इंटरेस्ट ऑन ओल्ड डेप्ट। प्राइमरी डेफिसिट 48,500 crore. This represents the actual spending of current government program and investment excluding past debt obligations. Next question. Which of the following statement with regard to recommendations of the 15th Finance Commission of India are correct? 15th फाइनेंस कमीशन के क्या क्या रिकमेंडेशंस रहे हैं उससे रिलेटेड ये कुछ डाटा बेस्ड ऑप्शंस हैं और इस तरह के क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं बिकॉज ये डाटा रिलेटेड क्वेश्चन चेंज होते रहते हैं। सो इस क्वेश्चन का डिस्कशन को हम स्किप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिस्पेक्ट ऑफ द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD से रिलेटेड यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट गिवन है। स्टेटमेंट 1, इट प्रोवाइड लोन एंड गारंटी टू मिडिल इनकम कंट्रीज। यस, IBRD मिडिल इनकम कंट्रीज के लिए लोन्स एंड गारंटीज प्रोवाइड करता है। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। सेकंड स्टेटमेंट, इट वर्क सिंगल हैंडेडली टू हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज टू रिड्यूस पॉवर्टी। पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए इट स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज में पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए सिंगल हैंडेडली वर्क करता है। नो, दिस इज रॉन्ग। थर्ड स्टेटमेंट, इट वाज एस्टैब्लिश्ड टू हेल्प यूरोप रीबिल्ड आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकंड। वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद यूरोप को रीबिल्ड करने के लिए IBRD को एस्टैब्लिश किया गया। यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। सो करेक्ट आंसर इज सी 1 and 3 only. So let's discuss the detailed explanation of this question. Statement 1 correct. The IBRD is the arm of World Bank Group that specifically target middle income and low income countries. IBRD वर्ल्ड बैंक ग्रुप का एक आर्म है जो कि मिडिल इनकम एंड लो इनकम कंट्रीज को टारगेट करता है। इट ऑफर्स देम लोन, गारंटी एंड एडवाइजरी सर्विसेज टू सपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। IBRD लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए लोन, गारंटी एंड एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। स्टेटमेंट सेकंड इनकरेक्ट। The word single-handed make this statement false. The IBRD is just one part of World Bank Group, which includes 5 institutions like IDA, IFC, and MEGA that all work together with other international organizations and local government to reduce poverty. Statement 3 correct. Established in 1944 at the Bretton Woods Conference, the original mission of IBRD was to provide financing for the reconstruction of Europe after the devastation of World War II. IBRD 1944 में ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस के ड्यूरिंग एस्टेब्लिश किया गया था। ओरिजिनल मिशन इसका वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद जो यूरोप डिवेस्टेशन हुआ था यूरोप के अंदर उसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए फाइनेंसिंग प्रोवाइड करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। वंस यूरोप वाज रीबिल्ड, इट्स फोकस शिफ्टेड टुवर्ड ग्लोबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी रिडक्शन।
यूरोप को जब रिबिल्ड कर दिया गया आईबीआरडी के द्वारा, इसका फोकस ग्लोबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी रिडक्शन की तरफ शिफ्ट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ आरटीजीएस एंड एनईएफटी। Statement 1. RTGS, the settlement time is instantaneous, while in case of NEFT, it takes some time to settle payment. Yes, this statement is true because RTGS के थ्रू जो पेमेंट ट्रांसफर किए जाते हैं वो इंस्टेंटेनियस ट्रांसफर हो जाते हैं। एनईएफटी में थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। सेकंड स्टेटमेंट, इन आरटीजीएस द कस्टमर इज चार्ज फॉर इनवर्ड ट्रांजेक्शन। नो, आरटीजीएस में अगर हम मनी आरटीजीएस के थ्रू रिसीव कर रहे हैं, देन हमें यहाँ पर कोई चार्ज गिवन करने की नीड नहीं है। तो स्टेटमेंट सेकंड इज रॉन्ग। स्टेटमेंट थ्री, ऑपरेटिंग आवर्स फॉर आरटीजीएस आर रेस्ट्रिक्टेड। नो, ऑपरेटिंग आवर इसका रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। 24 × 7 मल्टीप्लाई 30 365 ये ओपन है। सो करेक्ट आंसर इज ओनली वन। सो लेट्स डिस्कस द डिटेल ऑफ दिस क्वेश्चन। Statement 1 correct. RTGS real-time gross settlement. Settle transaction continuously on a one-to-one basis at the time they are received. NEFT National Electronic Fund Transfer. Settle transaction in batches usually every half hour, which create a slight delay in a final settlement. RTGS के थ्रू जो भी ट्रांजेक्शन होता है वो कॉन्टिन्यूसली बेसिस पर होता है, जबकि NEFT के थ्रू ट्रांजेक्शन बैचेज में होता है। Statement second incorrect. RBI has mandated that no charge should be levied for inward transaction for both RTGS and NEFT. आरबीआई ने मैंडेट किया हुआ है कि आरटीजीएस एंड एनईएफटी के थ्रू जो भी मनी या ट्रांजैक्शन रिसीव किए जाएंगे उस पर रिसीवर को किसी भी टाइप का चार्ज गिवन नहीं करना है। चार्जेस जनरली ओनली अप्लाई टू सेंडिंग मनी। मनी सेंडिंग करने वाला पर्सन ही चार्ज पेमेंट करेगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट थ्री इनकरेक्ट। As per current RBI regulations, both RTGS and NEFT are now available 24/7/365. RBI regulation के according RTGS and NEFT always available हैं. There are no longer restriction on operating hour for either system based on day of the week. Speed, RTGS is like a live direct transfer, while NEFT is like a bus that wait for passenger and lives in batches. RTGS एक लाइव डायरेक्ट ट्रांसफर है, जबकि एनईएफटी एक बस की तरह है जो कि पैसेंजर का वेट भी करेगी एंड बैचेज में उनको लीव भी करना है। कॉस्ट, रिसीविंग मनी इज फ्री इन बोथ सिस्टम में मनी रिसीविंग फ्री है। अवेलेबिलिटी, बोथ आर नाउ ऑलवेज ऑन वर्किंग एवरी डे ऑफ एवरी ईयर इंक्लूडिंग हॉलीडेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज: यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, फ्रांस, जर्मनी, सिंगापुर, बांग्लादेश। How many countries among the above are there other than India where international merchant payment are accepted under UPI? इनमें से कौन कौन सा कंट्री है जहां पर यूपीआई के अंडर इंटरनेशनल मर्चेंट पेमेंट एक्सेप्टेड है? यूएई के अंदर एक्सेप्टेड है, फ्रांस के अंदर एक्सेप्टेड है, सिंगापुर के अंदर एक्सेप्टेड है, बांग्लादेश के अंदर एक्सेप्टेड है। ओनली फोर। द करेक्ट आंसर इज सी। द यूएई, फ्रांस, सिंगापुर एंड बांग्लादेश, इन सभी कंट्रीज के अंदर यूपीआई मर्चेंट पेमेंट एक्सेप्टेड है। जर्मनी इज करंटली नॉट ऑन द ऑपरेशनल लिस्ट फॉर दिस स्पेसिफिक सर्विस। जर्मनी में अभी यह सर्विस अवेलेबल नहीं है। यूएई, यूपीआई इज फुली ऑपरेशनल फॉर मर्चेंट पेमेंट इन यूएई। यूएई यूएई में मर्चेंट पेमेंट के लिए यूपीआई फुली ऑपरेशनल है। इट वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट अडॉप्टर दैट पार्टनरशिप विद लोकल पेमेंट प्रोवाइडर लाइक मसरी। यूपीआई को अडॉप्ट करने वाला ये अर्लीस्ट कंट्री रहा है फ्रांस। In early 2024, UPI was officially launched in France, starting with the iconic Eiffel Tower, allowing Indian tourists to book tickets via UPI. Germany, while there are ongoing discussions and some digital collaborations, Germany has not yet fully implemented UPI for widespread merchant payment. Singapore, Singapore was a pioneer in UPI collaboration, while the Pay Now UPI link focus on person-to-person remittances. UPI merchant payment are also accepted at various outlets in Singapore. सिंगापुर में वेरियस आउटलेट्स पर यूपीआई मर्चेंट पेमेंट एक्सेप्ट किया जा रहा है। बांग्लादेश, इन लेट 2023 अर्ली 2024, इंडिया एंड बांग्लादेश टुक स्टेप टू एनेबल यूपीआई बेस्ड मर्चेंट पेमेंट एज पार्ट ऑफ स्ट्रेंथनिंग डिजिटल ट्रेड टाइज। डिजिटल ट्रेड टाइज को स्ट्रेंथन करने के लिए
इंडिया एंड बांग्लादेश ने यूपीआई बेस्ड मर्चेंट पेमेंट को इनेबल करने के लिए स्टेप टेकिंग के अर्ली 2024 में ये स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग एक्टिविटीज। नंबर, प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल। नंबर 2, रिफाइनिंग, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेट्रोलियम। नंबर 3, मार्केटिंग एंड सेल ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट। नंबर 4, प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल गैस। हाउ many of the above activities are regulated by petroleum and natural gas regulatory board in our country? इनमें से किस किस एक्टिविटी को पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड के द्वारा डील किया जाता है? यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है कि क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस का प्रोडक्शन किया जाता है, उसके लिए जो अथॉरिटी है वो अलग है। मार्केटिंग के लिए, स्टोरेज के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अथॉरिटी अलग है। यहाँ पर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड जो होता है वो रिफाइनिंग के लिए, स्टोरेज के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मार्केट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पर सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन सही हैं एंड फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन इसके अंडर नहीं आते हैं। करेक्ट आंसर इज बी, ओनली टू। So let's discuss the detail of this question. Production of crude oil. First option था not regulated by PNGRB, Petroleum and Natural Gas Regulatory Board. Sector which involve the exploration and production of crude oil fall under the jurisdiction of Directorate General of Hydrocarbon and Minister of Petroleum and Natural Gas, not the PNGRB. सेक्टर जो क्रूड ऑयल का एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन से रिलेटेड हैं, इन सभी सेक्टर्स को डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के द्वारा डील किया जाता है। इट मीन्स ऑप्शन 1 इसलिए इनकरेक्ट हो जाता है बिकॉज पीएनजीआरबी उसको डील नहीं करता है। सेकंड ऑप्शन, रिफाइनिंग, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेट्रोलियम रेगुलेटेड बाय पीएनजीआर, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। The PNGRB regulate competitive market for the refining, processing, storage, transportation, and distribution of petroleum and petroleum product. Third option, marketing and sale of petroleum product, regulated by PNGRB. PNGRB, Petroleum and Natural Gas Regulatory Board, is specifically empowered to regulate the marketing and sale of petroleum product and natural gas to ensure fair trade practices and consumer protection. Fourth option, production of natural gas, not regulated by PNGRB. Similar to crude oil, the production of natural gas is an upstream activity managed by DGH, Directorate General of Hydrocarbon. PNGRB's role only begins once the gas is produced and enter the network for transportation or sale. So thanks for watching this video.